नमस्कार दोस्तों, आज अनुभूति कार्यक्रम में हमारी अतिथि हैं लेखिका एवं कवित्री मल्लिका मुखर्जी। मल्लिका जी 2016 में एजी ऑफिस अहमदाबाद से सीनियर ऑडिट ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। अब विगत कई वर्षों से गुजराती, बांग्ला एवं हिंदी भाषा में निरंतर लेखन कर रही हैं। आपके 2 काव्य संग्रह मौन मिलन के छंद और एक बार फिर तथा एक यात्रा संस्मरण आमार सोनार बांग्ला है, और हाल ही में आपका एक हिंदी चैटोपन्यास भी प्रकाशित हुआ है। मल्लिका जी अनुवाद में भी खासी रुचि रखती हैं। आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गुजराती काव्य संग्रह आंख आधन्य छे का बांग्ला काव्य अनुवाद किया है। गुजराती लेखिका स्मिता ध्रुव की पुस्तक भारतनी आजादी ना अनामी शहीदों, इस पुस्तक का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। स्वागत है मल्लिका जी। धन्यवाद प्रीति जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। काफी समृद्ध रचना संसार है आपका। स्पष्ट है कि प्रारंभिक प्रेरणा तो आपको घर से ही प्राप्त हुई होगी। जी प्रीति जी, हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव हमारे माता पिता का होता है। माँ विवाह के बाद अपने पास साथ एक बक्सा भरकर किताबें लाई थी जो उन्हें उपहार स्वरूप मिली थी, और पापा उस वक्त बॉम्बे स्टेट में पश्चिम रेलवे में कार्यरत थे। बड़ौदा डिवीजन के अलग अलग छोटे छोटे स्टेशनों पर उनका तबादला होता रहता। तो मेरी शिक्षा गुजराती माध्यम में हुई और पापा ने मुझे घर पर बांग्ला सिखाई। इस तरह मैं धीरे धीरे गुजराती साहित्य के साथ बांग्ला साहित्य भी पढ़ने लगी, और जो भी पढ़ती उसमें मुझे जो अच्छा लगता उसे मैं डायरी में नोट करती और उस पर अपने विचार भी लिखती। इस तरह किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे घर से ही लेखन की प्रेरणा मिली। ऐसे में एक प्रश्न उठ रहा है मन में मल्लिका जी कि बांग्ला पुस्तकें आपके बचपन की साथी रहीं और आबो हवा जो थी वो गुजरात की थी। ऐसे में हिंदी भाषा के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? इसके पीछे कोई कहानी तो अवश्य रही होगी। हाँ जी, मेरी हिंदी सीखने की भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। मुझे स्कूल में एक विषय था हिंदी, और मुझे उतना ही हिंदी आता था जितना अभ्यासक्रम में था, वो भी पढ़ना और लिखना। बोलना तो आता ही नहीं था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा का ट्रांसफर जब हुआ बारेजड़ी रेलवे स्टेशन पर, तब हमारे पड़ोस में एक डिसिल्वा अंकल रहते थे। उनका परिवार मुंबई में रहता था। एक बार उनकी बेटी मुंबई से आई, फिलोमेना, जो बहुत स्मार्ट और सुंदर थी। तो मुझे बड़ी इच्छा होती कि मैं उससे कुछ बात करूं, लेकिन संभव नहीं था क्योंकि उसे अंग्रेजी और हिंदी आती थी और मुझे सिर्फ बांग्ला और गुजराती। बड़ी मुश्किल। फिर आप दोनों की बातें कैसे शुरू हुई? फिर प्रीति जी एक दिन मैं उसके घर पहुंच ही गई। मुझे लगा कि कैसे भी करके कोशिश करती हूँ। मैंने उसे अपनी टूटी फूटी भाषा में समझाया कि अंग्रेजी तो बड़े दूर की बात है, मुझे तो हिंदी तक बोलना नहीं आता। तो उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे गुलशन नंदा की एक पॉकेट बुक दी और कहा कि घर जाकर पढ़ना और आकर मुझे कहानी बताना। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और फिर उसके घर गई और मैंने कहानी सुनाई, तो उसने मुझे दूसरी पुस्तक दी। फिर इस तरह से उसके पास गुलशन नंदा की बहुत सारी किताबें थी। एक एक करके उसने मुझे सारी किताबें दी और इस तरह गुलशन नंदा को पढ़ते हुए मैंने हिंदी बोलना सीख लिया। यानी आपके हिंदी सीखने का श्रेय हम गुलशन नंदा जी को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, और हिंदी फिल्मों का भी उतना ही योगदान है। जी, हिंदी फिल्मों के योगदान को तो नकारा ही नहीं जा सकता है। मल्लिका जी, आप तीनों भाषाओं की जानकार हैं, हिंदी, गुजराती और बांग्ला, लेकिन अधिकतर हिंदी में ही लिखने की कोई खास वजह? मेरी लेखन यात्रा हिंदी से ही शुरू हुई। जैसे मैंने बताया था कि मैं एजी ऑफिस में काम करती थी, तो आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के कार्यालय में, हर कार्यालय में एक हिंदी विभाग होता है। जो कार्यालय में मूल काम तो अंग्रेजी में ही होता है, लेकिन ये विभाग अंग्रेजी के साथ हिंदी काम करने के लिए भी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है। तो वहाँ एक पत्रिका भी निकलती है, आरोहण नाम की। मेरा पहली रचना जो छपी वो आरोहण में गुरुदेव टैगोर की कविता का हिंदी अनुवाद था। तो इस तरह से हिंदी में ही मेरा लेखन कार्य शुरू हुआ, और मैं मानती हूँ कि अनेक भाषा वाले हमारे देश में आज भी हिंदी संपर्क भाषा के रूप में सबसे उपयुक्त भाषा है, और इस भाषा में लिखने से हम देश के बहुत बड़े वर्ग के साथ जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, हिंदी की महत्ता से तो इनकार ही नहीं किया जा सकता। आपका जो प्रथम काव्य संग्रह मौन मिलन के छंद है, जैसा कि नाम से ही आभास हो रहा है कि इसमें प्रेम कविताएं हैं।
इसके बारे में कुछ बताइए। जी, इस काव्य संग्रह में अधिकतर प्रेम कविताएं हैं, लेकिन जब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया तब मुझे छंदों का ज्ञान नहीं था। मैं छंद मुक्त कविताएं ही लिखती थी। मैंने मेरे काव्य गुरु डॉक्टर किशोर काबरा जी से छंद सीखे और फिर छंद में 67 कविताएं लिखी और उस कविता का ये संग्रह बना मौन मिलन के छंद। जी, बहुत बढ़िया। प्रायः रचनाकार छंद मुक्त से छंदबद्ध की ओर बढ़ता है, लेकिन आपका जो दूसरा काव्य संग्रह है एक बार फिर, वह छंद मुक्त कविताओं का संग्रह है। यह जो झुकाव था यह स्वतः ही हुआ या इसका कोई विशेष कारण? नहीं, कोई विशेष कारण नहीं था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहले मैं छंद मुक्त कविताएं ही लिखती थी और हम सभी जानते हैं कि महान कवि निराला ने काव्य में मुक्त छंद को संस्थापित किया। उन्होंने छंद मुक्त और छंद युक्त दोनों तरह की कविताएं लिखी। छंद मुक्त काव्य से उनका आशय जो था कि कविता का वो बंधनहीन रूप जिसमें अभिव्यक्ति में प्रवाह तो हो ही और एक लय भी हो। जी बिल्कुल, यानी काव्य का एक ऐसा रूप जो मनोरंजन के साथ साथ एक गहन विचार को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सके। जी, और अलग अलग विषयों पर लिखी गई मेरी उस कविताओं में लयात्मकता तो थी ही, लेकिन एक प्रकार की स्वाधीन चेतना भी थी। तो मैंने डायरी में लिखी उन कविताओं को लिया और उसका दूसरा काव्य संग्रह बना एक बार फिर। और देखिए, आपके इसी काव्य संग्रह को 2016 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसकी आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे दर्शक इस पुरस्कार के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद प्रीति जी। हिंदी तरभाषी हिंदी लेखक पुरस्कार नाम है इस पुरस्कार का, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। अहिंदी भाषी हिंदी लेखकों को यह दिया जाता है और हर वर्ष देश भर से 19 रचनाकारों की रचनाओं को चुना जाता है और चयनित पुस्तकों को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। बहुत बढ़िया। मल्लिका जी, इन दिनों सोशल मीडिया पर लोग खूब लिख रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि सोशल मीडिया का साहित्य में भी उपयोग हो सकता है? सोशल मीडिया के आविष्कार से जैसे एक चमत्कार हो गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ब्लॉग और ट्विटर, इन बहुत सारे मंच उपलब्ध होने से सारी दुनिया के लोग एक साथ जुड़ गए और सबको अभिव्यक्ति की एक मौलिक आजादी मिली। परिवर्तन हमेशा स्वीकार्य होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि हम इस मंच का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम समाज को तोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं या इस मंच का उपयोग कर हम समाज को जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। मैं बहुत सारे अच्छे ब्लॉग पढ़ती हूँ और बहुत सारे लोग पेज बनाकर बहुत सारी साहित्यिक जानकारियां भी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे कितनी सारी ई पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती है, जिसमें आपकी हस्ताक्षर पत्रिका भी है, जिसे मैं नियमित पढ़ती हूँ। जी, हस्ताक्षर की ओर से भी आपका धन्यवाद। मल्लिका जी, हाल ही में आपने अपने मित्र अश्विन मकवान के साथ एक हिंदी चैट उपन्यास यू एंड मी द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ लव लिखा है, जो आजकल काफी चर्चा में है। इन दिनों सोशल मीडिया और उस पर फलते फूलते आभासी प्रेम की सैकड़ों कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। पानी के बुलबुले सा जीवन जीती ये तथाकथित प्रेम कहानियां लाइक, कमेंट, इनबॉक्स से होती हुई देह तक पहुंचती हैं और कुछ ही माह पश्चात आरोप प्रत्यारोप, स्क्रीनशॉट और ब्लॉग की गलियों में जाकर दम तोड़ देती हैं। ऐसे में आप दोनों ने मिलकर एक चैट उपन्यास लिखा। इस उपन्यास की सर्जन प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएं। जी जरूर। इस उपन्यास के मेरे सह लेखक अश्विन मेकवान, जो अहमदाबाद की भवंस कॉलेज में मेरे सहपाठी थे, वे एक एक्टर थे और यूथ फेस्टिवल के नाटकों में, अहमदाबाद की नामी नाट्य संस्थाओं के नाटकों में, टीवी फिल्मों में, दूरदर्शन में कार्य करते। मुझे उनका अभिनय बहुत अच्छा लगता और मैं उनके व्यक्तित्व से भी बहुत प्रभावित थी। बात इतनी सी थी कि वे मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैं उन्हें कभी भी ये बात कह नहीं पाई। और फिर एक दिन आपने यह बात कहने के लिए उन्हें ढूंढ ही लिया। जी, कॉलेज के बाद हमारी राहें अलग हो गई। मैं अपने परिवार में व्यस्त हो गई, लेकिन मेरे पास कॉलेज की एक पत्रिका थी आकार, जिसमें उनकी तस्वीर छपी है और मुझे उन्हें न कह पाने का पछतावा भी था। मैंने करीब 41 वर्षों के बाद उन्हें फेसबुक पर ढूंढा
और तब मुझे पता चला कि पिछले 33 साल से वो अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में रहते हैं। अच्छा, तो फिर 7 समंदर पार की दूरी ने इस चैट उपन्यास की नींव रखी है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसका यही कारण हो सकता है कि दूरी की वजह से चैट से ही हमारी बात होती थी और इस वजह से हमें बहुत सारी बातें कहने का मौका मिला। इस उपन्यास के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर हमने अपनी बात कही। हमने अपने जीवन की वास्तविकताओं का सटीक चित्रण तो किया ही, लेकिन सामाजिक विसंगतियों को भी उजागर किया। यानी ये कह सकते हैं कि संवादों के माध्यम से आपने सत्य को समाज के हित के लिए सुंदर रूप से कागज पर उतारा। मैंने भी ये पढ़ा है और पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस उपन्यास ने प्रेम के विशाल अर्थ को परिभाषित किया है। धन्यवाद, आपने वो किताब पढ़ी है और आज मुझे खुशी हो रही है कि दूरदर्शन के इस मंच से मैं मेरे मित्र अश्विन जी के बारे में बता पा रही हूँ कि एक जमाने में वो दूरदर्शन के ही कलाकार थे जब सारे कार्यक्रम इसरो से टेलीकास्ट होते थे और दूरदर्शन ही एकमात्र नेशनल चैनल था। मैं उम्मीद रखती हूँ कि अश्विन जी भी इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे। मल्लिका जी, आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गुजराती काव्य संग्रह का बांग्ला अनुवाद किया है। यह बांग्ला में आपका पहला अनुवाद है। इसे करने में आपको कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा या कि आप सहज तरीके से कर पाई? प्रीति जी, इस कार्य के लिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर अंजना संधीर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपनी मातृभाषा से जुड़ने का ये सुनहरा अवसर दिया। और जब उन्होंने मुझे इस पुस्तक का अनुवाद करने को कहा बांग्ला में, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मेरे लिए पहला अनुवाद कार्य था। तो मैंने बांग्ला की विधिवत शिक्षा नहीं ली है, लेकिन बांग्ला साहित्य बहुत सारा पढ़ा है, तो इसलिए मुझे भाषा की समझ तो थी। और अनुवाद करते हुए मैंने शब्दकोश का भी उपयोग किया और बांग्ला जानने वाले दोस्तों से भी बातचीत की और इस तरह से ये अनुवाद कार्य पूर्ण हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये आपकी। मल्लिका जी, आपके यात्रा संस्मरण आमार सोनार बांग्ला बहुत ही रुचिकर विषय है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। इस पुस्तक में मेरी बांग्लादेश की यात्रा का वर्णन है। मेरे माता पिता की जन्मभूमि जो अखंड भारत का पूर्व बंगाल था और विभाजन के बाद जो पाकिस्तान में गया और आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो बचपन से मैं मेरे माता पिता से उनकी वतन से बिछड़ने की पीड़ा और वतन की सुनहरी यादों के बारे में सुनती आ रही थी। 2013 में मुझे मौसा और मौसी जी के साथ बांग्लादेश जाने का अवसर मिला और अभी तो मेरे माता पिता नहीं रहे, लेकिन मैंने उनसे जुड़ी यादों को इस पुस्तक में संस्मरण के रूप में प्रकाशित किया। जी, और मुझे लगता है कि यही आपके माता पिता को आपकी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि है। जी बिल्कुल। मल्लिका जी, आपके साथ उपन्यास, अनुवाद एवं संस्मरण की चर्चा में तो काफी आनंद आ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि अब आप हमारे दर्शकों के लिए अपने कविता संग्रह में से कोई एक कविता सुना दीजिए। जी, मैं मेरे काव्य संग्रह मौन मिलन के छंद में से एक कविता सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। ये छंद में लिखी है तो थोड़ा गाने की कोशिश भी करती हूँ। बहुत अच्छा रहेगा, पसंद आए शायद दर्शकों को। स्वागत है। कविता का शीर्षक है बहके मेरे नयन। आने से आपके आया है बांकपन, तितली बन उड़ चली साथी मेरा पवन। पत्तों की सेज पर था सपनों का शयन, मीठी सी नींद से जाग रहे ओस कण। झूम रही डालियां महक रहे हैं सुमन, मन को बहला रहा कलियों का आचरण। देख रहा है मुझे नीला सागर गहन, गहराया आसमां सावन का आगमन। पलकों से हट रहा लज्जा का आवरण, लगता है आज फिर बहके मेरे नयन, लगता है आज फिर बहके मेरे नयन। वाह मल्लिका जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति।
जी मल्लिका जी, आजकल के जो हमारे दर्शक हैं, जो साहित्य में रुचि लेते हैं लेकिन शायद उनको सही समझ नहीं आता कि कैसे इस दिशा की ओर जाना है, उन दर्शकों की साहित्य में रुचि हो, उन बच्चों की रुचि हो, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी? दर्शकों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने परिवारजनों में पुस्तक पढ़ने की आदत डालिए, खासकर बच्चों में, क्योंकि जीवन के नैतिक मूल्य स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। पुस्तक पढ़ने से एक सकारात्मक सोच विकसित होती है और जीवन के प्रति आपका नजरिया भी बदलने लगता है। बच्चों में खासकर डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि डायरी लेखन में प्रामाणिकता होती है। आपके अंदर जो भी गुण दोष है वो लिखते हुए, डायरी लिखते हुए आप खुद को पहचान पाते हैं। और मनोवैज्ञानिक कहते भी है कि डायरी लिखने से तनाव से मुक्ति मिलती है। जी बिल्कुल, डायरी लेखन से हम हताशा से मुक्ति तो पा ही लेते हैं, और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि लेखक भी जरूर बन जाते हैं। मल्लिका जी, आप काफी लेखन में काफी सक्रिय हैं, और मैं जानना चाहूंगी कि आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं या जो और पुस्तकें हैं जिन पर आप काम कर रही हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दें। अभी तो मैं जाने माने हिंदी लेखक प्रबोध गोविल जी के उपन्यास जल तू जलाल तू का बांग्ला अनुवाद कर रही हूँ जी, और एक संस्मरण संग्रह भी लिख रही हूँ। मुझे लगता है कि लेखक होने के नाते हमें ऐसे संस्मरण जरूर लिखने चाहिए जिससे नई पीढ़ी के लिए कोई प्रेरणादायी संदेश हो, क्योंकि संस्मरण नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से हम अगर कोई यादगार संस्मरण लिखते हैं तो वो घटनाओं का दस्तावेज बन जाता है। जी, बहुत बढ़िया। आपने अभी हमको एक कविता सुनाई जो कि छंदबद्ध थी। मैं चाहती हूँ अब एक दूसरी रचना हम आपसे सुने, आपकी पसंद की कोई भी रचना आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। मौन मिलन के छंद से ही एक जी बिल्कुल, जो भी आपकी प्रिय हो। हाँ, बिल्कुल लीजिए, जो भी आपकी प्रिय कविता हो। एक कविता मैंने मेरे पापा के बारे में लिखी थी जी, वो सुना देती हूँ। कविता बड़ी लंबी है, मैं थोड़ा नहीं, आप समय लीजिए, हमारे पास समय है, आप सुनाइए। सच की राहें टेढ़ी मेढ़ी, धरती भी समतोल कहाँ है। पापा तुमसे बढ़कर जग में एक रतन अनमोल कहाँ है। सुबह सवेरे मुझे उठाते, नाद मधुर जब घड़ी सुनाती, छुप जाती मैं तो लिहाफ में, सोचूं रोज सुबह क्यों आती। आज पढ़ाई खास नहीं है, कर लेती मैं नया बहाना, एक झूठ कह कर तुमसे मैं करवट लेकर फिर सो जाती। पूछ रही मैं अरी बावरी, खोया स्नेह टटोल कहाँ है। पापा तुमसे बढ़कर जग में एक रतन अनमोल कहाँ है। देर रात तक पढ़ती जब मैं, जागे बैठे रहते थे तुम। रात बहुत बीती है बेटी, सो जाओ अब कहते थे तुम। कैसे भूलूं दिन बचपन के, बीत गया जो समय सुहाना। फुर्सत जब भी मिलती तुमको, एक कहानी कहते थे तुम। बरसाते आती जाती है, लेकिन वो हिल्लोल कहाँ है। पापा तुमसे बढ़कर जग में एक रतन अनमोल कहाँ है। बहुत बढ़िया। आपसे आपकी जो अनुवादित पुस्तक है, जो आपने मोदी जी की पुस्तक अनुवाद किया है जिसका, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपने वो शुरू किया और उस प्रोजेक्ट से आपको कितना आनंद प्राप्त हुआ उसे करने में, और परेशानियां भी एक बार फिर से जानना चाहूंगी। पूरी यात्रा कैसी रही उसकी? एक बार मैं
अंजना संधे जी से मिलने गई गुजरात विद्यापीठ में, तो उसी दिन उनके पास जो उन्होंने इस किताब की जो हिंदी अनुवाद किया है, आंख ये धन्य है, उसी दिन उनके पास ये प्रति आई थी। तो वो बड़ी खुश थी कि आज मुझे ये प्रति मिल गई है। और उसी वक्त बातों बातों में उन्हें कहा कि इस पुस्तक का तुम बांग्ला में अनुवाद कर सकती हो। तो सुनकर मुझे तो थोड़ा डर लगा पहले, क्योंकि एक तो मोदी जी की किताब थी, बिल्कुल बड़ा, और दूसरा बांग्ला में मेरा अनुभव नहीं था इतना अनुवाद का जी। तो मैंने उनसे कहा कि अंजना जी, मैं किताब तो ले जाती हूँ, पहले मैं देखूंगी थोड़ी सी कविताएं ट्रांसलेट करके कि मेरे से हो पाता है या नहीं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। तो मैंने घर जाकर 8-10 कविताएं अनुवाद की और मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैं ज़रूर करूंगी इस किताब का अनुवाद। और करीब 1-1.5 साल लगा मुझे, क्योंकि उस वक्त मैं जॉब पर थी तो मुझे समय बहुत कम मिलता था। लेकिन बाहर जब हम ऑडिट में होते थे ना, तो वहाँ हम होटल में रहते थे, सूरत में, बड़ौदा में, दीव, दमन, सिलवास में। तो देर रात को मैं ये काम शुरू करती थी अनुवाद का, और इस तरह से मैंने इस किताब का काम पूरा किया। मल्लिका जी, आपसे बहुत ही अच्छी जानकारी मिली इस पुस्तक के बारे में। आप आज यहाँ आई और हम सबसे बातचीत की। अनुभूति में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी, और दर्शकों को फिर एक बार मेरा नमस्कार। नमस्कार।